गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे 9th क्लास में सोशल साइंस का हिस्ट्री का पार्ट जिसमें यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति इनके ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो कुछ इसमें टॉपिक छूट रहा था, उसको आज पूरा कर देते हैं। रूसी क्रांति वहीं सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, यानी समाजवाद का और रूसी क्रांति का विश्व स्तर पर क्या प्रभाव रहा, विश्व स्तर पर प्रभाव। ध्यान रहे, ज्यादातर जो देश हैं उनमें उदारवादी लोकतंत्रात्मक विचारधारा को अपनाया गया है, जिनमें अमेरिका और यूरोप के देश जिसमें ब्रिटेन, वहीं फ्रांस, इटली, ऐसे जो देश हैं, यूरोपीय जो देश हैं, अपने आप में धनाढ्य संपन्न हैं, उनमें उदारवादी लोकतंत्र शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। उदारवादी यानी शुरुआत में तो ये पूंजीपति वर्ग को यानी निजी स्वामित्व को ज्यादा बढ़ावा देता है उदारवाद। वहीं समाजवाद यानी समानता की बात करता है और एक न्याय की बात करता है कि सभी वर्ग यानी समान हो, उनके साथ में न्यायिक रूप से किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, वो बात करता है समाजवाद। लेकिन ये बात करते हैं आर्थिक रूप से, यानी एक तरह से सभी के पास में अपने मूलभूत संसाधन हो। तो रूस जो है इस विचारधारा से प्रभावित हुआ, समाजवाद से, लेकिन वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा इस विचारधारा का विरोध किया गया, यानी इन देशों के द्वारा समाजवाद जो विचारधारा थी इसका विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि उनमें जो वहां के देशों में जो विचारधारा थी उदारवादी विचारधारा थी, और ये ज्यादा जो देश हैं लोकतंत्र देश हैं। लेकिन समाजवादी विचारधारा, जैसे अगर बात करें, रूस है, चीन है, उत्तरी कोरिया है, यानी पूर्वी देश ज्यादा से ज्यादा यानी कौन सी विचारधारा से जुड़े हुए हैं? समाजवादी विचारधारा से। वैसे देखें तो अपने आप में विश्व में इसका खूब परचम लहराया, लेकिन कुछ क्षेत्रों तक ही सिमटकर यह विचारधारा रह गई। इससे बहुत सारे विश्व स्तर पर लोग प्रभावित भी हुए, समाजवाद से, रूसी क्रांति से प्रभावित हुए, लेकिन कुछ देशों के द्वारा ही यानी इसको समाजवादी विचारधारा को अपनाया गया है, जिसमें रूस है, चीन है और उत्तरी कोरिया जैसे देश हैं। आज अगर देखते हैं इस विचारधारा के अनुसार चलने वाले देशों की बात करें तो उत्तरी कोरिया यानी एक तरह से ये क्या है? उत्तरी कोरिया, चीन जैसे देश क्या है? एक तानाशाही शासन है यहां पर, यानी वहां की जनता को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल में किया जाता है। इन देशों में नहीं किया जाता। अगर भारत की बात करें तो भारत में समाजवाद और उदारवाद यानी सम्मिलित रूप से सभी विचारधाराएं यानी एक तरह से सम्मिलित की गई हैं। भारत में समाजवाद और उदारवादी विचारधाराएं जैसी यानी एक तरह से सभी विचारधाराओं को सम्मिलित किया गया है।
बेलशेविक जो एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे, जिसे कम्युनिस्ट लोग भी कहा गया, बेलशेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था, जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं हो पाई। यानी ये जो थे ज़्यादातर इनसे प्रभावित नहीं हुए और इसका विरोध करने लगे। लेकिन फिर भी कहीं अगर कहें समाजवाद को बढ़ाने के लिए बेलशेविकों के द्वारा बहुत ही मेहनत की गई और दुनिया भर के लोगों को एक नई उम्मीद जगाई इन लोगों ने, क्योंकि अपने आप में एक नई विचारधारा थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जिसमें इंग्लैंड में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई, जहां पर उदारवादी जैसी विचारधारा थी, लेकिन फिर भी वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये पार्टी का नाम था वहां पर ब्रिटेन में। वहीं बेलशेविकों ने उपनिवेशों को, जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, यानी कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय खोले गए, जिसमें कम्युनिस्ट विचारधाराओं को यानी एक तरह से अध्ययन करवाया जाता, शिक्षा दी जाती थी। भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी है एक। ज़्यादातर जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसमें भी यानी एक तरह से कम्युनिस्ट नीतियों का अनुसरण किया जाता है। जहां दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद एक वैश्विक पहचान बन गया था, यानी इसको विश्व स्तर पर पहचान मिल गई थी। किसको? समाजवाद को। और वहीं लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर लोग यह समझने लगे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। यानी विश्व के जो अन्य देश थे ये सोचने लगे थे कि जो समाजवाद है वो रूस की जो क्रांति है उस पर खरा नहीं उतरा है, यानी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, अशुद्धियां हैं। ध्यान रहे, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ वो उसका समय काल है 1939 से 1945, यानी 1945 के बाद में विश्व स्तर पर जो दो देश उभर कर आए, पूरी तरह से अपने आप में एक और देश कर्जे में डूब गए थे। ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, तो सभी देश कर्जे में डूब गए थे। लेकिन अपने आप में जो सफल जो देश थे वो थे अमेरिका एक तो, यानी पूरा विश्व दो वर्गों में विभाजित हो गया था। अमेरिका और रूस दोनों की अपनी अपनी विचारधारा थी, उदारवाद वहीं समाजवाद। यानी इन रूस जो था वो समाजवाद को बढ़ावा दे रहा था, वहीं अमेरिका उदारवाद को बढ़ावा दे रहा था। वहीं दो शक्तियों में ये बट गए थे और एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, यानी अमेरिका। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी और विकास परियोजना को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू कर दिया गया था। ये पिछड़ा देश अमेरिका नहीं है। इसमें अगर बात करें तो वो था अपने आप में रूस और चीन और उत्तरी कोरिया जैसे देशों की बात की। ये पिछड़े जो देश हैं जो अपने आप में क्या करने लग गए थे, बाद में अपनी जनता को ही नियंत्रित करने लग गए थे, उनका दमन करने लग गए थे। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी पार्टी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ को प्रतिष्ठा काफी कम रह गई इनकी, यानी कि इसकी समाजवाद की जो पहचान थी वो कम होती गई। क्यों? क्योंकि कब हो गई इसकी पहचान कम? जब रूस का विखंडन हो गया, यानी रूस के टुकड़े हो गए, बहुत सारा भाग यूरोप में चला गया और कुछ भाग यानी एशिया में आ गया।
हालांकि वहाँ के लोग अभी भी, जैसे देखें, अगर बात करें इन देशों की, रूस की बात करें या चीन की बात करें, उत्तरी कोरिया की बात करें, तो आज भी यानी एक तरह से देखें तो वहाँ के जो लोग हैं समाजवाद का यानी एक तरह से सम्मान करते हैं और उनके आदर्शों को मानते हैं। धन्यवाद, आज इतना ही।